बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड इंग्लिश। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर फजल शहबाज ख़ान और आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि ज़ाहिर है कि एक अनयूजुअल वे है और क्वाइट अनफॉर्चुनेटली हमें पेंडेमिक की थर्ड वेव के नतीजे में दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल में जाना पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे, साउंड होंगे। लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ रूट्स दिए थे लास्ट टाइम और वो रूट्स आपको एक ही सीरीज़ में बिलखुसूस नज़र आए थे जिसमें बहुत से वर्ड्स आपको एडजेक्टिव मिले, वर्ब मिले, नाउन भी थे और ऑफ कोर्स एडवर्ब तो नहीं लेकिन एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन की सूरत में आपने देखे। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आज सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ इट आप हेडिंग डालेंगे SANC सैंक की और सैकरा की। ज़रा इसकी हेडिंग डालिएगा सैंक एंड सैकरा, जिसके बाद जाहिर है कि आपने यहाँ पर इसकी मीनिंग भी लिखनी है। पहले आप इसे लिख लीजिए और ऑफ कोर्स लिखते रहने के साथ साथ मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि आपने पाउस का बटन यहाँ पर हर सूरत आपने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, चलें। अब अगर कि आपने ये लिख लिया है, अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। सैंक और सैकरा, अगर कि कोई वर्ड अपने शुरुआत में सैंक से या सैकरा से शुरू होता हो या एटलीस्ट उस वर्ड में रूट की हैसियत से सैंक या सैकरा अगर मौजूद हो, तो आपने समझ जाना है कि उस वर्ड का जो सेंस है, जो सेंसुअल मीनिंग है, वो मीनिंग उसकी प्योरिटी के सेंस में होगी। अच्छा, प्योरिटी इज़ नॉट द मीनिंग, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दीज आर नॉट द मीनिंग्स। ये जो आप यहाँ पर इसके साथ में देखते हैं ये मीनिंग नहीं है, ये सेंस है, ये कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैंक और सैकरा की बात कर रहा हूँ और अगर कि इसके आगे आपने प्योरिटी का वर्ड देखा है तो ये आप मीनिंग के तौर पर शौक से लें, लेकिन ये मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये सेंस है। यानी ये पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। सेंस किस तरह का है? किसी चीज़ का बहुत प्योर होना। अच्छा, प्योर पॉजिटिवली भी होता है और नेगेटिवली भी। प्योर इंसान की जो है वो एक्शंस को भी कहा जाता है, सोच को भी कहा जाता है, और प्योर इंसान की किसी बुराई को भी कहा जा सकता है कि वो बहुत ही शिद्दत में कोई काम बुरा करता हो, सो डीप, सो इन डेप्थ। तो एक गहराई में जाकर जो काम किया जाए उसको प्योर कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स प्योरिटी यहाँ पर आप सेंस वाइज ध्यान में रख सकते हैं और गेस कर सकेंगे आज के बाद कि उन तमाम वर्ड्स के जो कि सैंक और सैकरा हैं उनका मतलब किस तरह का हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो मैं वर्ड्स यहाँ पर आपको क्लासीफाई करके देने जा रहा हूँ उन वर्ड्स को डेफिनेटली आपने नोट डाउन भी करना है, द वे यू ऑलवेज डिड बिफोर टुडे। और उन्हें नोट डाउन करने के साथ साथ आपने इसका ख्याल भी रखना है कि उन वर्ड्स में आप जो कुछ ऐड करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस आप उसमें ऐड करने जा रहे हैं, कोई पैराग्राफ आप उस पर लिखने जा रहे हैं या बहुत सारे वर्ड्स पर, तो बेशक आपने यहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को उसी तरीके से कैरी और कंटिन्यू करते रहना है। तो चले जी, सैंक और सैकरा की बात कर रहे थे और आइए ज़रा अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सैंक्शन। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि ये वर्ड डेफिनेटली एक ऐसी एंडिंग पर आपको दिख रहा है जो कि नाउन के लिए ख़ास तौर पे जाना जा रहा होता है। यानी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उसी वक्त नाउन के तौर पे पहचाने जाते हैं जब उनके आखिर में ION या TION का सफिक्स लगता हो। लेकिन बहरहाल ये दिखने में नाउन लगता है, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली नॉट अ नाउन। दिस टाइम इट इज़ योर वर्ब। डिड यू हियर मी? दिस टाइम इट इज़ योर वर्ब। आइए ज़रा इसकी लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी को जल्दी से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ द वर्ड इज़ ऑथराइज। मेरे साथ साथ लिखना ज़रूरी है। द सेकेंड इज़ अप्रूव। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ज़ाहिर है कि आपको थोड़ा सा गौर से देखना होगा तो ये क्लियर भी होगा। द थर्ड इज़ फेवर। द फोर्थ इज़ प्रेज। द फिफ्थ इज़ कॉम्प्लीमेंट। द 6th word is acclaim. The 7th word is acclaim. The 8th word is acclaim. The 9th word is acclaim. The 10th word is acclaim. The 11th word is acclaim. The 12th word is acclaim. The 13th word is acclaim. The 14th word is acclaim. The 15th word is acclaim. The 16th word is acclaim. The 17th word is acclaim. The 18th word is acclaim. The 19th word is acclaim. The 20th word is acclaim. The 21st word is acclaim. The 22nd word is acclaim. The 23rd word is acclaim. The 24th word is acclaim. The 25th word is acclaim. The 26th word is acclaim. The 27th word is acclaim. The 28th word is acclaim. The 29th word is acclaim. The 30th word is acclaim. The 31st word is acclaim. The 32nd word is acclaim. The 33rd word is acclaim. The 34th word is acclaim. The 35th word is acclaim. The 36th word is acclaim. The 37th word is acclaim
7th is confirm. Number 8th is encourage. Number 9th is support. Number 10th is sustain. Number 11 is ratify. Number 12 is endorse. अच्छा, अब इससे पहले कि हम एंटोनिम्स की तरफ बढ़ें, मैं यहाँ पर आपके जो सिनोनिम के 12 वर्ड्स हैं उनको, जिसे आप एक लिस्ट में यहाँ पर मेरे साथ लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं रुक नहीं रहा फॉर अ पर्पस, आप इस बीच भी पॉज करके इसे लिख सकते हैं ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे चलूँ और फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो मैं लाइव आपके सामने आ जाऊंगा। तो बहरहाल ये सारे के सारे वर्ड्स आपने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब गौर करेंगे तो इन तमाम के तमाम वर्ड्स का एक ही मतलब है, किसी चीज़ को बैकअप करना विद ऑल विलफुलनेस, पूरे इरादे के साथ, पूरी ख्वाहिश के साथ, पूरी खुशी के साथ आप जो है वो अगर ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ खड़ा हूँ, किसी का साथ दूंगा, सो इन दिस इंटायर लाइकलीहुड आपने यहाँ पर ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो फॉलो करने हैं in order to support someone, in order to encourage someone, in order to approve something, in order to authorize someone and give someone the authority, in order to endorse, attest someone, जैसे फॉर्म अटेस्ट करते हैं या जो है वो किसी चीज़ को आप अपनी कस्टडी में लेते हैं, मतलब समथिंग सो पॉजिटिवली टेकिंग प्लेस। तो ये सारे के सारे एक ही मतलब रखते हैं। अगर एक मतलब देखा जाए तो लफ्ज़ सैंक्शन के कई मतलब आपके सामने हैं। किसी चीज़ की सपोर्ट में खड़े हो जाना, किसी चीज़ की फेवर लेना, किसी चीज़ को अप्रूव करना ऑन योर साइड, तो एक पॉजिटिव मीनिंग है प्योरिटी की। तो प्योरिटी लाइक आई सेड पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसका डेफिनेटली मतलब ये हुआ कि जब आप एंटोनिम्स को देखने जा रहे हैं तो वो उसकी नेगेटिव सेंस में जाएगा। आगे ज़रा हम इसके एंटोनिम्स को भी व्यू करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है प्रोहिबिशन। ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन यहाँ पर रोकथाम के लिए कहा जा रहा है। अगेन मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिया है वो नाउन है। आप चाहें तो इसको वर्ब की सूरत में लिखिए, वर्ब की सूरत में यूज़ करिए। मसलन आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं प्रोहिबिट, क्योंकि ये सारे वर्ब हैं, तो आप इसे वर्ब के तौर पे ले लीजिए, तो ये बन जाएगा प्रोहिबिट, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो वर्ब हैं ये भी नाउन बन सकते हैं। यूज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो आप वैरायटी ऑफ यूजेज की तरफ जा सकते हैं, बट आई सिंसियरली वांट एटलीस्ट जो ये पार्ट है वर्ड्स का वो आपने एज इट इज सेम यूज़ करना है, वर्ब की शक्ल में यूज़ करना है। प्रोहिबिट हो सकता है रोकना, साथ ना देना। इसी तरह पनिशमेंट कुड बी अनदर वर्ड। तो ये दो वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पनिशमेंट भी पनिश हो सकता है, ऐसे और बहुत से, यानी यू कैन चूज एनी ऑफ सच वर्ड्स जो कि इसका ठीक ऑपोजिट हो। अब नाउ व्हाट डू आई सी, आई हैव 12 plus 1 13 words here and 2 in addition gives you 15 words in total। हमेशा की तरह आपके पास एक ओवरऑल जो पूल है वो 15 वर्ड्स का है। अब आपने पाउस करके यहाँ पे इन 15 वर्ड्स पर एक पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे इंसान की शक्ल में खुद को कन्वर्ट करते हुए जो किसी क्लास का टीचर है और अपने बच्चों के लिए वो अपनी राय दे रहा है। मसलन वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है और अपने स्टूडेंट्स को जहन में रखते हुए उससे जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा हो तो वो उनके बारे में कुछ बताए। अब यहाँ पर आपने 8 से 10 लाइन का पैराग्राफ तैयार करना है एंड एटलीस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट कि ये दोनों एंटोनिम्स तो यूज़ हो ही जाएं, चलें, चाहे प्रोहिबिशन की तरह यूज़ हो जाए, चाहे प्रोहिबिट, चाहे पनिशमेंट की सूरत में या पनिश, इट्स अप टू यू। लेकिन इन 13 के 13 वर्ड्स में से इंक्लूडिंग द मेजर वर्ड सैंक्शन जो आज का पहला वर्ड है, आपने इनमें से कम 7 वर्ड्स यूज़ करने हैं। सो 7 फ्रॉम हेयर, 2 फ्रॉम हेयर, एटलीस्ट 9 ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपने इस पैराग्राफ पे लिखने हैं। नाउ आप पाउस करेंगे और 8 लाइंस की ये एक्टिविटी लिखेंगे जिसमें जाहिर है कि एक टीचर की तरह टीचर में खुद को कन्वर्ट करें, टीचर समझें अपने आप को और अपने बच्चों के बारे में, उनकी तारीफ में, उनकी बुराई में कुछ बात करें। पाउस करिएगा और मैं कुछ सेकंड्स में क्योंकि वापस आ जाऊंगा।
चलें, सो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस की होगी। ऑफ कोर्स मैं फिर बार बार याद दिलाऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी आ गया हूँ, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपने फिर पॉज कर लेना है और अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म करनी है। इसे रखिएगा जो आपने लिखा है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला एज सून एज वी मीट द मोमेंट वी आर अलाउड टू मीट ईच अदर in our campus, then of course surely I will be checking your registers and will be giving you the feedbacks only if you come to me and ask about anything that you find difficult and may have found difficult। तो ये आप रखेंगे अपने ध्यान में। आइए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, without any further delay। So the second word do you see here is of course sacred। अच्छा, अब गौर करने वाली बात यह है कि sacred जो है वो भी एक ऐसा वर्ड ज़रूर है कि जो मुझे किसी तारुफ के साथ ज़्यादा इन डेप्थ गुफ्तगू करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑफ कोर्स कैरिंग द सेम रूट, दैट इज़ SACRA, सैक्रा। सैंक और सैक्रा दोनों ही का मतलब या सेंस प्योरिटी के सेंस में होना चाहिए। अब सैक्रेड जो है वो क्लियरली सेम सेंस में सेम मीनिंग रखता है। किसी चीज़ का इतना ज़्यादा प्योर होना कि बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हो जाना, कि बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हो जाना, कि बहुत ज़्यादा काबिल गौर हो जाना, मतलब ऐसा होना कि जिसके पीछे लोग ख़ुद को डिवोट कर सकें। तो सैक्रेड किसी ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए है जो मुक़द्दस हो जाए। तो इट मीन्स, अब अगर कि मैं अपना दूसरा सवाल आपसे करता हूँ कि ये वर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वर्ड कौन सा है और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऑफ कोर्स आप ये यहाँ पर कह पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि ये वर्ड इस बार कोई और नहीं बल्कि नन अदर देन इट इज़ योर एडजेक्टिव। क्या है ये? इट इज़ योर एडजेक्टिव। अच्छा, अब एडजेक्टिव का ये जो वर्ड आपको दिख रहा है सैक्रेड, ये मैं यहाँ पर आपको कई मीनिंग्स पर कन्वर्ट करके दिखाता चलूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फाइंड it's some synonyms that always you get. This first of which is holy, of course quite common, quite well known, और ज़ाहिर है कि ऐसे वर्ड्स में से है कि जो हम पता नहीं कितनी बार बचपन से लेकर आज तक सुन चुके हैं, अपने कॉमन चैप्टर्स के अंदर हमने इन्हें सुना है। सो अगेन इट्स अ डिफाइनिंग वर्ड, डिफाइनिंग नाउन। तो जो नाउन को डिफाइन करे या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है। पहला सिनोनिम आपके सामने है। द सेकेंड इज ब्लेस्ड, ठीक है ना। हम कह सकते हैं सैक्रेड मंथ, होली मंथ, ब्लेस्ड मंथ। ऑफ कोर्स कहने के लिए ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की प्लेसमेंट पे यूज इस तरह होंगे। देन वी हैव रेवर्ड। अच्छा, रेवर्ड का मतलब भी किसी चीज़ का नाजिल होना, नाजिल करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहरहाल वो चीज़ जो नाजिल हो नेमत की शक्ल में, रहमत की शक्ल में, वो ज़ाहिर है कि मुक़द्दस होती है, पाक होती है। एंड sacrosanct, that's a different adjective, पहली बार आप देख रहे होंगे, लेकिन it's well and truly the same meaning of the word, that is sacred। तो ये आप sacred जहाँ यूज़ करते हैं exactly same point पर, same position पर आप sacrosanct का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Then we have sanctified, of course the sanctified month, यानी कि बहुत ज़्यादा नेमतों से भरा हुआ महीना, नेमतों में डूबा हुआ महीना। ज़ाहिर है मैं अगर के इशारा कर रहा हूँ तो जो महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वो आप जानते ही हैं, द मंथ ऑफ रमज़ान एट द मोमेंट। तो खैर ये आपके सामने कुछ वर्ड्स आ गए, और इससे ऑफ कोर्स हैलोड, हैलोड का भी बहुत ज़्यादा पाक महीने के लिए, पाक के लिए कहा जाता है। और इससे पहले कि हम ये एंटोनिम्स देखें, मैं चाहूँगा कि इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से देखते हुए पहले लिख लें। ऑफ कोर्स आई नो आप इसे साथ साथ लिख रहे होंगे, और नहीं तो आप पॉज करके एक बार इसको ज़रूर लिख सकेंगे, क्योंकि अब मैं फ़ौरन बढ़ने जा रहा हूँ इसके ऑपोजिट्स की तरफ। और अब इसके ऑपोजिट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर ये रहे, और ज़रा ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट ऑफ द वर्ड डू वी हैव इन द शेप ऑफ एंटोनिम्स इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। ऑफ कोर्स किसी चीज़ को मुक़द्दस बनाया जाए या किसी चीज़ को धुतकारा जाए, किसी इंसान को अज़मत दी जाए मुक़द्दस या अजीम समझते हुए, या किसी इंसान को हकीर समझते हुए जलील कर दिया जाए। अगेन एडजेक्टिव्स के वर्ड्स थे, तो एडजेक्टिव्स के ही आपको यहाँ पर ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स मिल रहे हैं। प्रोफेन का मतलब भी है किसी चीज़ को हकारना,
किसी चीज़ पर चिल्लाना, इन अ सेंस के किसी इंसान को बहुत ही फ़कीर समझना। प्रोफेन ज़ाहिर है कि एक ऐसे इंसान के लिए, ऐसी इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि जिसकी माशरे में कोई वैल्यू ना हो। देन वी हैव ब्लास्फेमस। इस वर्ड से ऑफ कोर्स हमें जो सिनेरियो दुनिया में अक्सर होती है और हो ही रही है वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। और दिल बड़ा दुखता है ये बातें जब सुनने को मिलती हैं, और जब हम ज़ाहिर है कि इसे फ़ील करते हैं। तो डोंट फॉरगेट के हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप, हमारे अपनों, हमारी तमाम तर चीज़ों से सबसे ज़्यादा पहले और सबसे पहले बुलंदो बाला अज़मत रखते हैं, और उनके नाम पर, उनकी हुर्मत पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। तो ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ होता है इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार यूज़ हुआ है, आपने देखा होगा। सो दैट्स ब्लास्फेमस, तो दैट्स द वर्ड विच इज़ read this way. And then we have sacrilegious. Sacrilegious is another word, of course, of the same scenario, जो कि ज़ाहिर है कि बिल्कुल इसके opposite sense में जा रहा है। Irreligious again is another adjective, the same sense with the same meaning but now in the shape of its opposites. एक बार इसको देख लें, of course फिर आप इसे pause करेंगे जब मैं आपको एक्टिविटी दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया है, इन सारे के सारे वर्ड्स को। नाउ द वे आई सी इट, आई हैव 7 वर्ड्स हियर, 5 वर्ड्स हियर, एंड इन टोटल आई हैव गॉटन 12 वर्ड्स फॉर यू। आज आपको 2 ही वर्ड्स दिए हैं, और सो फार आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में अगर आप गौर करें तो तकरीबन 15 वर्ड्स दिए, और यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन 12 वर्ड्स दिए। तो 27 वर्ड्स का पूल ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ कर चुका हूँ, ओनली बाय द यूज़ ऑफ 2 वर्ड्स, सिर्फ 2 वर्ड्स की मदद से। तो अब कोशिश करना यह है कि आपने यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है। अब आप पॉज करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 डायलॉग्स शेयर करेंगे। अब आप इनमें से, यहाँ जैसे ये 7 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई से 3 वर्ड्स ले लीजिएगा, और ये 5 वर्ड्स हैं तो इनमें से भी कोई से 3 वर्ड्स ले लीजिएगा। आपने बात करनी है किसी पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे आप और आपके दोस्त बैठे हैं, 2 शख्स हैं, 2 लोग हैं। एक जो है वो किसी शख्स की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, और एक शख्स जो है वो उसकी बुराई कर रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉज करिएगा, एक एक डायलॉग कंस्ट्रक्ट करिएगा। मैं कुछ सेकंड्स में वापस आ रहा हूँ। चलें जी, तो आई बिलीव आपने वो एक्टिविटी कर ली है। मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आप मेरे साथ साथ उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। फेयरली डन। अगेन मुलाकात होगी तो इसको ज़रूर देखेंगे, होपफुली कि आपने लिखा है। चलें, तो अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे वर्ड की तरफ, फ़ौरन से पेशतर। द नेक्स्ट वर्ड डू वी हैव एज आवर वर्ड नंबर 3 इज़ सैक्रेमेंट। अब अगेन ये वर्ड सैक्रेड से ही निकला हुआ है, तो इस पर जाहिर है कि मैं आपको मीनिंग क्या बताऊंगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हमें ये जज कर लेना चाहिए कि ये एक अदद उस एडजेक्टिव से अगर निकलता है तो ये अब जिस शेप में मुझे और आपको दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एनी गेसेस? ओह, यू हैव नेल्ड इट। दिस इज योर नाउन। डिड यू हियर मी? ये नाउन है। एक्सट्रीमली सॉरी। तो सैक्रेमेंट जो है वो आपके नाउन की हैसियत से यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन्स पर है, और जाहिर है कि इसके कई सारे मतलब हैं। सेंस वाइज आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब जब आप इसके वर्ड्स पहले लिख लें फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पहला वर्ड लिखिएगा रिपरेशन। जैसे प्रिपरेशन होता है ना, वैसे पी हट जाए तो ये
रिपरेशन हो जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं, गैस आप कर सकते हैं। फॉरफीट, द थर्ड इज अपॉलजी। अब आप थोड़ा फील कर रहे होंगे यार चलो इसका तो नहीं पता, ये एक अलग चीज लग रही है, ये बिल्कुल अलग चीज लग रही है, जबकि ये तीनों सैक्रेमेंट के अंदर आ रहे हैं, ये क्या मजाक है। अभी सब क्लियर हो जाएगा, हमें सेंस समझना है। अगेन द फोर्थ इज एटॉनमेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको भी बताता हूं उसकी मीनिंग कितनी जबरदस्त है। देन वी हैव पर्टिनेंस, और आप इसके एंटोनिम्स भी एक साथ ही नोट कर लें पहले तो। द फर्स्ट इज डिनायल एंड द अदर इज निग्लेक्ट। अच्छा, निग्लेक्ट जो है वो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और ऑफ कोर्स के नाउन, नेग्लिजेंस की सूरत में देखा जाए तो ये नाउन भी बन सकता है। डिनायल जो है वो प्रॉपर नाउन है, और निग्लेक्ट जो है वो एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे ज़्यादा यूज़ होता है, नाउन बन जाता है। अगर इसको नाउन की सूरत में लिखना है तो आप नेग्लिजेंस लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये सारे के सारे नाउन हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं आपका 1 मिनट चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से एक बार फिर देखें, लिख तो चुके हैं, और इसको सुन लें कि इसका मतलब क्या है। देखें, सेंस वही प्योरिटी का है, लेकिन प्योरिटी के सेंस में मैं आपको यहाँ ये बताकर हैरान कर दूँ कि प्योरिटी एक नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की तरफ है। यानी कुछ गलत हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, कुछ बुरा कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, लेकिन अब पछतावा है, तो पछतावे का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब आप उस बुराई के बाद या कुछ गलत करने के बाद अब आप दोबारा से खुद को बेहतर करने का ओत ले रहे हैं। मसलन रिपरेशन का लफ्जी मतलब यहाँ पर सैक्रेमेंट की मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, किसी तरह से एक वादा करना जो कि अब दोबारा पहले वाली बुरी चीज़ जो आप कर चुके हैं वो बुराई आप दोबारा नहीं करेंगे, उसके लिए होता है। मकसद एक वर्ड आपने चैप्टर पता नहीं प्रिजन ऑफ ज़ेंडा में पढ़ा है या नहीं, लेकिन इट इज़ एट द टाइम ऑफ से चैप्टर नंबर 5 जहाँ पर रूडोल्फ रेसनल जो है वो ओथ ले रहा होता है एज रूडोल्फ एल्फबर्ग, और ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो लिखता है कि खुदा मुझे माफ़ करे, मैंने उनके सामने एक होली सैक्रेमेंट पढ़ा था, यानी एक सैक्रेड सैक्रेमेंट, यानी एक मुकद्दस, एक पाक कलमा। वो कलमा क्या है, जो कि लोगों से वादा करने की शक्ल में होता है। और वो वादा आप क्यों करते हैं, क्योंकि लोग आप पर पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, अब आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएं, आप उनके सामने वादा करते हैं। यानी आप पहले कुछ थे, मुजरिम रहे हों, बुरे रहे हों, लेकिन अब आप उनके सामने खड़े हैं, अब आप उनके वर्कर हैं, अब आप उनके लिए अपने आप को डिवोट करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे रूडोल्फ एल्फबर्ग ने यूँ तलवार खड़े करके, चैप्टर 5 में है ऐसे ही लिखा हुआ कि वो एकदम से होली सैक्रेमेंट पढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कस्में खाना शुरू हो जाता है ताकि लोग उस पर यकीन करें। इन अदर वर्ड्स रेपरेशन इस तरह के सेंस में लिखा गया। फॉरफीट और अपॉलजी एक ही चीज़ें हैं, अगर आप गौर से देखें लफ्ज़, हालांकि सेम सेंस है, अलग तो नहीं कर रहे हैं, इनको याद रखिएगा ये सेम है प्लीज़, लेकिन मैं सेंस अलग कर रहा हूँ ताकि यूज़ करना आसान हो जाए। फॉरफीट कहते हैं किसी तरह से चीज़ों को सरेंडर करने को। आप सरेंडर क्यों करते हैं, क्योंकि आपने या तो कोई काम गलत किया होता है इसलिए आप सरेंडर कर रहे होते हैं, या तो आपने किसी का माल खाया हुआ होता है तो आप वापस रिटर्न कर रहे होते हैं, सरेंडर कर रहे होते हैं, फॉरफीट कर रहे होते हैं, पेनल्टी दे रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि इसका भी तो अपना एक लफ्ज़ी मतलब है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका लफ्ज़ी मतलब पेनल्टी देने के लिए ही है। लेकिन ज़रा सेंस वाइज सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं दैट्स अ कंप्लीट एक्ट ऑफ प्योरिटी, कि जहाँ पर आप कुछ गलत करने के बाद अब पॉजिटिवली अब आप सही करना चाह रहे हैं। आपसे कह दिया जाए कि भाई क्योंकि आपने ये गुनाह किया है तो अब आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, तो अब हर्जाना है फॉरफीट करने की सूरत में, सरेंडर करोगे तो होगा। अपॉलजी माफ़ीनामा, ज़ाहिर कुछ गलत किया तो माफ़ी मांग लो, आप ये भी आप तहे दिल से कर रहे होते हो, ये भी आप तहे दिल से कर रहे होते हो, ये भी आप बड़े नेक नियति से कर रहे होते हो। एटॉनमेंट और पर्टिनेंस एक तरह से कहा जा रहा होता है कफ़ारा को। लफ्ज़ उर्दू का कफ़ारा सुना है आपने? नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ। कफ़ारा का क्या मतलब होता है
किसी गुनाह को करने के बाद उस पर पछताते हुए उसका मेक ओवर करना। मतलब अल्लाह ना करे कि मैं ये मिसाल इस कैफियत में दूं कि आपको समझ में आए सिर्फ, बल्कि आप इसको फॉलो भी करें। आप खुदा न खास्ता कोई अपने घर में पड़ी हुई बहुत ही मोहतरम या मुकद्दस किताब, जैसे कलामुल्लाह की बात करते, कुरान पाक की, गलती से होता है, बच्चे होते हैं जिस घर में, कि आपके हाथों से गिर जाए, या कोई बच्चा आपसे आके टकराए, आपके हाथ में कुरान शरीफ फुरकान हमीद थी कि वो आपके हाथ से गिर जाए, अब वो ज़मीन पर गिर जाए, ओ गॉड, कितने बड़े जुर्म का एहसास होता है। और फ़ौरन आप किस चीज़ की तलाश में होते हैं? एटॉनमेंट, पर्टिनेंस। आप तलाश में होते हैं कि यार मुझे किसी तरीके से कोई कफ़ारा अदा करने का मौका मिल जाए, मैं इसको किसी स्टोर में ले जाकर इसका वज़न करवा लूँ, और जिस वज़न के नतीजे में जिस चीज़ का वज़न मैं करवा रहा हूँ वो कोई चावल है, आटा है, कोई भी चीज़ है, मैं वो फिर किसी गरीब को दे दूँ, या फिर उसका कोई कफ़ारा है जो कि मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में किसी आलिम से पूछ कर इसके एवज़ किसी भूखे को खाना। Until my next lecture, stay smart, stay safe at your home. Take care, Allah Hafiz.